स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीसी का स्पेसिमेन पेपर केमिस्ट्री का। तो लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द ट्रेंड इन मेटालिक नेचर ऑफ मेटल्स एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो क्या होता है? तो एज वी गो टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, जो एटॉमिक साइज होता है हमारा, वो भी इंक्रीज़ करता है। और एक और फैक्टर इंक्रीज़ करता है जो मेटालिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे दोनों इंक्रीज़ करें, बट विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज़ करता है, एंड विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज जो एटॉमिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे जो मेटालिक कैरेक्टर होगा वो डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो जो जब हम ग्रुप के में नीचे जाते हैं तो जो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज होता है ना, वो डोमिनेट कर जाता है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज पे। तो यहाँ पे जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज़ करता है। दैट इज़ वाई द आंसर इज 2, डिक्रीजेस। Let's move on to the next question. The color change observed when the solution of magnesium hydroxide is tested with the following indicators. Phenolphthalein turns colorless to pink, methyl orange remains orange, phenolphthalein remains colorless, blue litmus solution turns red. तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? हम एसिड के लिए ए लिख देते हैं, बेस के लिए बी लिख देते हैं और न्यूट्रल के लिए एन लिख देते हैं। हमें पता है कि ये एक मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, इसलिए ये एक बेस है, और बेसिस वो फेनोफ्थलीन को कन्वर्ट करते हैं कलरलेस से पिंक, मिथाइल ऑरेंज को कन्वर्ट करते हैं ऑरेंज से येलो में, और रेड लिथमस को कन्वर्ट करते हैं ब्लू में। तो ये तीनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। जैसा कि मैंने बोला, बेसिस फेनोफ्थलीन को कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट करते हैं। तो द कंपाउंड विच इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे ये जो KCl है ना, ये एक आयोनिक सॉल्ट है, इसलिए ये तो भाई इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, आयोनिक सॉल्ट है, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। तो ये जो है ये तो पक्का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और ये एक्वस सोल्यूशन में, इसलिए ये पक्का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। H2SO4 ये डाइल्यूटेड है, एक पोला कोवेलेंट कंपाउंड है और ये डाइल्यूटेड है, दैट्स वाई ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन होता है। CH3COOH ये भी एक एसिड है और ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि ये डिसोशिएट हो जाता है। CCl4 ये भी लिक्विड ही होता है, लेकिन ये एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन है CCl4, ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो चलो अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ट्वाइस द वेपर डेंसिटी गिव्स, तो हम सबको पता है वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मैं मॉलिक्यूलर वेट को m से लिख रहा हूँ बाई 2। तो अगर हम वेपर डेंसिटी अगर हम इसे उस साइड ले जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ट्वाइस द वेपर डेंसिटी क्या हुआ? मॉलिक्यूलर वेट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ मॉलिक्यूलर वेट। तो और मॉलिक्यूलर वेट को मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है आंसर। सो द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन आटम इन अमोनिया मॉलिक्यूल, तो अमोनिया मॉलिक्यूल ना कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन में तो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो वो एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड बनाता है इस वाले हाइड्रोजन के साथ, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ, तो 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचा? एक। यहाँ पैर की बात हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा 1। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ 1। अगला क्वेश्चन, एलिमेंट्स विद सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। याद करो, एक ग्रुप में सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सेम ग्रुप। द गैस लिबरेटेड व्हेन सोडियम सल्फाइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये हम सबको पता है, जब मेटल सल्फाइड्स रिएक्ट करते हैं एसिड से तब वो देते हैं SO2 गैस और वाटर और एक सॉल्ट। और जो SO2 गैस और वाटर होते हैं वो कुछ नहीं बट वो होते हैं अनस्टेबल एसिड, अनस्टेबल सल्फ्यूरस एसिड, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला, थिकनेस ऑफ मेटल कोटिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपेंड्स अपॉन। तो जो थिकनेस होती है वो प्योरिटी ऑफ एनोड और नेचर ऑफ कैथोड पे डिपेंड नहीं करती है, वो लो करंट पे डिपेंड करती है। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एक लो करंट पास करेंगे तो जो कोटिंग है वो थिक होने वाली है और वो बहुत अच्छी भी होने वाली है, इसलिए यहाँ पे आंसर है लो करेंट। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग इज सीन इन
आयोनिक बॉन्डिंग, मीथेन ये तो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, हाइड्रोजन H2 कोवेलेंट कंपाउंड, अमोनिया कोवेलेंट कंपाउंड, सोडियम ऑक्साइड या ये एक आयोनिक कंपाउंड है। क्यों? मेटल, नॉन मेटल। इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है लो है, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई है। दोनों कंबाइन करेंगे तो एटम्स ले दे के कंबाइन करेंगे, शेयर तो करेंगे नहीं, क्योंकि सोडियम को देना है, ऑक्सीजन को लेना है। इसका फॉर्मूला होता है Na2O। तो हमारा करेक्ट आंसर है 4th। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C6H12O6। ये हमें पता है, ये ग्लूकोज होता है। एंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O। सो द वैल्यू ऑफ N इज, ठीक है, तो यहाँ पे N मल्टीप्लाई हो रहा है CH2O से N मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हमें दे रहा है ग्लूकोज के लिए। मैं G लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये N क्या होगा? N होगा नथिंग बट जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है कोई सा भी एक ले लो, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इनका रेशियो जो है वो N ही देगा। तो C में 6 है और यहाँ पे C में 1 है, तो ये हमें देगा 6। तो N की वैल्यू क्या निकली? N की वैल्यू निकली 6। तो ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब अगला क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल, क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। तो एनर्जी अब्जॉर्ब करना होता है उसे इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, ठीक है। अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो एनर्जी रिलीज करेगा, ये सबको पता है। तो फर्स्ट वाले पे टिक लगाते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, तो भाई इन सब में से तो हैलोजन एक ही दिख रहा है और वो है फ्लोरीन। ब्रोमीन भी एक हैलोजन है, लेकिन जो फ्लोरीन है वो पीरियोडिक टेबल में उससे ऊपर आता है, राइट। तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन, इसका सिंबल होता है। द बॉन्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज, पहले ही क्वेश्चन आया था CCl4 जो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? लेकिन हमें पता है कि उसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन उसमें ऑप्शन दिए सिंगल डबल, ऐसे क्लासीफाई करना है। आयोनिक तो हो ही नहीं सकता, तो आयोनिक तो भाई क्रॉस, आयोनिक हो ही नहीं सकता। तो जो कार्बन एटम है ना, उसमें ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर एक हाइड्रोजन से वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन कर सकता है। दैट इज़ वाई उसमें 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है N2। तो हर एक नाइट्रोजन में 5 होते हैं और दोनों को 3-3 चाहिए होते हैं, तो वे ऐसे बॉन्डिंग करते हैं, 3-3 शेयर करते हैं और 2 लोन पेयर। तो ये होती है बॉन्डिंग। तो और अच्छे से प्रेजेंट करें तो ऐसे 1 2 3, तो ये ऐसे होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब हम आ गए 15th क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमें एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है x/2 और वेपर डेंसिटी दी हुई है और एम्पेरिकल फार्मूला वेट दिया हुआ है। तो हमें ये दिया हुआ है कि कंपाउंड विद एम्पेरिकल फार्मूला x/2 हैज़ वेपर डेंसिटी इक्वल टू इट्स एम्पेरिकल फार्मूला वेट। मतलब इसकी वेपर डेंसिटी हम एम्पेरिकल फार्मूला 8 को वेट को E मान लेते हैं, तो E इज इक्वल टू VT। वेपर डेंसिटी क्या होती है? द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस कंपेयर टू हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन H वाला नहीं, H2 वाला, जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 2। तो यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला वेट वेपर डेंसिटी के बराबर है। हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसे हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है इट इज़ इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। तो यहाँ पे जो एम्पेरिकल फार्मूला वेट है वो भी वेपर डेंसिटी के बराबर है, तो यहाँ पे हम E इंटू 2 लिख सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि एक नंबर हमें मल्टीप्लाई करना होता है एम्पेरिकल फार्मूला से, एम्पेरिकल फार्मूला वेट से, या फिर एम्पेरिकल फार्मूला से, जिससे हमें मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला रिस्पेक्टिवली मिल सके। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या होगी? 2, राइट। बिकॉज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, क्योंकि वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला वेट के बराबर है, तो ये होगा 2 इंटू ई। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई E। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर
यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला अब हमने निकाला, तो MF ऐसे लिख रहा हूँ, MF इज इक्वल टू EF इंटू एन, वही वाला है नंबर n। तो यहाँ पे इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, x/2, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा x/2 इंटू एन। तो यहाँ पे n की वैल्यू हुई 2, तो हम लिखेंगे x2/4, इट्स डन। तो ये हो गया x2/4, तो हमारा आंसर है x2/4। तो ये कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन, तो हमारा आंसर है फर्स्ट ऑप्शन x2/4। तो अब आते हैं 16th क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई वन स्टेटमेंट दैट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सही है, हमें गलत ऑप्शन निकालना है। कैथोड इज थिन स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर कॉपर, तो इस वाले पे और इस वाले पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। एनोड डिजॉल्व्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, ये तो हो ही नहीं सकता, ये है ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये सही है। तो एनोड गेट्स थिकर, लेकिन हमने तो देखा था कि एनोड जो है वाटर में डिजॉल्व होता है, तो एनोड थिक कैसे हो सकता है, एनोड वाटर में डिजॉल्व होता है राइट, तो एनोड थिक कैसे हो सकता है, एनोड को तो थिन होना चाहिए। तो ये देखो कैथोड इज अ थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर, बुक में तो लिखा है भाई प्योर होना चाहिए, इम्प्योर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो प्योर है इम्प्योर है हमें क्या मतलब, उस पर तो बस डिपॉजिट ही करना है ना हमें। असली इम्प्योरिटीज तो हमें एनोड से हटानी है अभी फ़िलहाल, सही है ना, हमें अभी एनोड से इम्प्योरिटीज हटानी है, तो एनोड पे तो हम इम्प्योर ही लेंगे, कैथोड पे हम प्योर ले क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए ये भी हम सही कह सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है 4, ये गलत है, एनोड गेट्स थिकर ये नहीं है, एनोड डिजॉल्व होता है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 17, द ऑब्जर्वेशन मैन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम क्लोराइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तब क्या हमें क्या मिलेगा, तो जो ये अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं ना, ये जब बेसिस से रिएक्ट करते हैं तब ये हमें सॉल्ट देते हैं, अमोनिया देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा KCl, एक सॉल्ट मिलेगा, अमोनिया मिलेगा और वाटर मिलेगा। हमें अमोनिया मिलेगा और हमें वाटर मिलेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। जब भी कोई अमोनियम सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग बेस से या फिर थोड़े से वीक बेस से भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे, उनसे रिएक्ट करता है तो वो हमें देता है अमोनिया। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या, अमोनिया जो है गैस होती है वो कलरलेस होती है और बेसिक होती है, CL कलरलेस, B बेसिक। तो रेडिश ब्राउन गैस हो ही नहीं सकता, वो कलरलेस होती है, और कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट नहीं करती है। ग्रीन कलर गैस ये भी नहीं हो सकता, तो कलरलेस गैस विच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिथमस पेपर ब्लू, ये हो सकता है। क्यों, ये बेसिक है, बेसिस जो होते हैं मॉइस्ट रेड लिथमस पेपर, क्योंकि वो गैस है, गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं करेगा, बिकॉज OH- आयंस रिलीज नहीं होंगे, दैट इज़ वाई मॉइस्ट रेड लिथमस पेपर लेते हैं और हम ये उसे ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है 2, अ कलरलेस गैस विच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिथमस पेपर ब्लू। अगला क्वेश्चन, द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन फेरस आयंस रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। हाँ, तो कोई भी फेरस सॉल्ट जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से रिएक्ट करता है तो वो हमें देता है एक रेडिश ब्राउन डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। Fe2+ वाले देते हैं, Fe2+ के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमें देते हैं डर्टी ग्रीन Dg, और Fe3+ वाले के जो होते हैं वो हमें देते हैं रेडिश ब्राउन Rp, रेडिश ब्राउन। शॉर्ट फॉर्म में लिखने की ज़रा आदत है क्योंकि स्पेस कम है, इसलिए Fe2+ डर्टी ग्रीन, और फेरस क्या होता है, Fe2+ ही होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है डर्टी ग्रीन। तो अगला क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग आयनाइजेशन मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस चेंज कैन बी कॉल्ड एज। तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स देता ही है ना, तो इसीलिए हम इस चीज़ को कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 20, आज का आखिरी क्वेश्चन, अगले पार्ट का ज़रूर इंतज़ार करना। द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल दैट रिएक्ट्स विद बोथ विद एसिड एंड अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट इन वाटर। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक, और यहाँ पे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना। सी या।